गुड मॉर्निंग। मैं माधुरी सिंह, HOD पॉलिटिकल साइंस, महिला कॉलेज, डालमिया नगर। आज मैं कवर करने जा रही हूँ स्टेट एंड इट्स एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस। राज्य क्या है? राज्य जो है राजनीति शास्त्र का मुख्य विषय है, प्रतिपाद्य विषय है। राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। वस्तुतः राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य का ही अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। राज्य जो है मनुष्य की आवश्यकताओं का परिणाम है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत हैं, जिनमें विकासवादी सिद्धांत सर्वमान्य है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य मनुष्य के विकास का परिणाम है। राज्य की परिभाषा के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। मैकाइवर कहते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है कि राज्य जैसे स्पष्ट शब्द की परिभाषा में विद्वानों में मतभेद है। इनमें विभिन्न मतभेद का कारण ये है कि विभिन्न समयों में कार्य एवं उद्देश्य के संबंध में विभिन्न मान्यताएं प्रचलित थी। यहाँ तक कि समकालीन विचारकों में भी राज्य की परिभाषा में मतभेद है। अब प्राचीन और अर्वाचीन दो भागों में परिभाषाओं को बांटते हैं। प्राचीन विचारक कहते हैं कि राज्य के दो लक्षण हैं। प्रथम, राज्य एक समुदाय है, राज्य व्यक्तियों का समुदाय है, और दूसरा व्यक्तियों के सुख और लाभ के लिए एक श्रेष्ठ समुदाय है। इस आधार पर अरस्तु और सिसरो ने परिभाषा दी है, राज्य की परिभाषा दी है। अरस्तु के अनुसार राज्य ग्रामों एवं परिवारों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। सिसरो कहते हैं कि राज्य एक ऐसा समुदाय है जिसके अंदर ये भावना है कि उसके लाभों का सब लोग मिलकर साथ उपभोग करेंगे। इन दोनों परिभाषाओं को देखने से स्पष्ट होता है कि इन्होंने सिर्फ व्यक्ति पर ही ध्यान दिया है। उसके कानूनी पक्ष की अपेक्षा नैतिक पक्ष पर ज्यादा ध्यान है। इनकी परिभाषा में नैतिकता दिख रही है, कानूनी पक्ष पर बल नहीं दिए हैं। इन्होंने इनके उद्देश्य का तो जिक्र किया है, लेकिन यथार्थ स्वरूप का जिक्र नहीं किया है। प्राचीन विचारक ये मानते थे कि व्यक्ति एक समुदाय है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। सिर्फ व्यक्ति से राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है। व्यक्ति के सुसंगठित जीवन के लिए, सुसंगठित समूह को रहने के लिए एक निश्चित भूमि की आवश्यकता है। उनके बीच सामंजस्य, सुख शांति बना रहे, उसके लिए सरकार की आवश्यकता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ब्लंट शली कहते हैं कि एक निश्चित प्रदेश के अंतर्गत राजनीतिक रूप से संगठित समाज को राज्य कहते हैं। वुड्रो विल्सन कहते हैं कि एक निश्चित प्रदेश के अंतर्गत विधि या नियम के द्वारा सुसंगठित समाज को राज्य करते हैं। इन दोनों परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि इन्होंने संप्रभुता का जिक्र नहीं किया है। इनकी परिभाषा पूर्ण नहीं है। लास्की कहते हैं कि राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो दो भागों में बंटा है, जनता और सरकार, तथा उसके भौगोलिक क्षेत्र में जितने भी समुदाय हैं उन पर उनका सर्वोच्च सत्ता है। अतः इन तीनों परिभाषाओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण नहीं है, मान्य नहीं है। ब्लंट शली और वुड्रो विल्सन ने तो राज्य के 3 तत्वों का ही जिक्र किया है। लास्की ने चारों तत्वों का जिक्र किया है, लेकिन संप्रभुता में सिर्फ आंतरिक संप्रभुता का ही जिक्र किया है। सर्वप्रथम पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं
कि राज्य के तत्व कौन-कौन है, तभी आप परिभाषा को सही ढंग से समझ पाएंगे, क्योंकि परिभाषा के अंतर्गत सारे तत्वों का आ जाना आवश्यक होता है, उनके गुणों को, उनके स्वरूप का आ जाना आवश्यक होता है। वही परिभाषा सर्वमान्य होती है जिसमें उनके पूरे स्वरूप दिखते हैं। तो राज्य के तत्व हैं पहला जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। इसके अलावा भी 2 अन्य तत्व हैं, आज्ञाकारिता और मान्यता। अब मैं बताऊंगी कि मान्य परिभाषा कौन है। फिलोमर, गिलक्राइस्ट और गार्डनर ने राज्य की परिभाषा जो दी है उसे मान्य कर सकते हैं। गिलक्राइस्ट और फिलोमर ने 4 तत्वों का जिक्र किया है, लेकिन अन्य तत्वों का जिक्र नहीं है। लेकिन गार्डनर की जो परिभाषा है वह सर्वमान्य कहा जाता है, क्योंकि उनमें सारे तत्वों का जिक्र है। अब मैं गार्डनर की परिभाषा बताऊंगी, आप लोग गौर से सुनेंगे और देखेंगे कि उसमें राज्य के सारे तत्व आते हैं या नहीं। राज्य अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है जो एक निश्चित भूभाग में बसा है, जिसकी एक सुसंगठित सरकार है तथा जो बाह्य एवं आंतरिक नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त है तथा जिसकी आज्ञा का पालन वहां की जनता स्वभावतः करती है। इसकी व्याख्या मैं कर दे रही हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि इसमें सारे तत्व हैं। राज्य अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है, यानी व्यक्तियों का समूह, जनसंख्या, जो कि एक निश्चित भूभाग में बसा है, यानी निश्चित भूप्रदेश, जिसकी एक सुसंगठित सरकार है, यानी सरकार, तथा जो बाह्य एवं आंतरिक नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त है, यानी संप्रभुता। संप्रभुता के 2 पहलू हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक मीन्स राज्य के अंतर्गत उसकी आज्ञा ही कानून है, उसका आदेश ही कानून है, और बाहरी क्षेत्र में भी वह सर्वे सर्वा है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। तो संप्रभुता का भी जिक्र हो गया, तथा जिसकी आज्ञा का पालन वहां की जनता स्वभावतः करती है, यानी आज्ञाकारिता भी आ गया। आज के लोक कल्याणकारी राज्य में आज्ञाकारिता होना बहुत जरूरी है, इसलिए यह भी राज्य का तत्व है। इसका भी जिक्र गार्डनर ने किया है। अतः गार्डनर की परिभाषा से स्पष्ट है कि वह राज्य जो है वह उसकी परिभाषा में राज्य के सारे तत्व आ जाते हैं। गार्डनर की परिभाषा को ही सर्वमान्य परिभाषा कहा गया है। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सवाल आता है जिसमें पूछा जा सकता है राज्य की सर्वमान्य परिभाषा किसकी? आंसर होगा गार्डनर की। अब मैं राज्य के तत्वों का जिक्र करती हूँ। पहला तत्व है जनसंख्या। चूंकि मनुष्य सामाजिकता के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब सवाल उठता है कि राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? जनसंख्या मीन्स व्यक्तियों का समूह। एक राज्य के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? इस संबंध में प्लेटो कहते हैं कि राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। अब सवाल उठते हैं 5040 क्यों होनी चाहिए? प्लेटो जो थे वो एक काल्पनिक और आदर्शवादी विचारक थे। वो यूनान का रहने वाले थे। एथेंस में की राजनीतिक व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ थी। सुकरात उनके गुरु थे और सुकरात को सत्य और न्याय के लिए विष दंड देते देखकर इनके मानसिक पटल पर बहुत ही असर पड़ा था और राजनीति से प्लेटो को घृणा हो गई। 12 वर्ष वह अज्ञातवास में रहे और मानसिक और शारीरिक रूप से भ्रमण करके उन्होंने सोचा कि मनुष्य की सुख शांति के लिए, मनुष्य के अच्छे जीवन के लिए कैसे राज्य का निर्माण करना चाहिए।
और उन्होंने एक आदर्श राज्य के निर्माण के लिए रिपब्लिक पुस्तक में राज्य की जनसंख्या का निर्धारण 5040 किया। चूंकि प्लेटो काल्पनिक थे, वो इस बात पर ध्यान नहीं देते थे कि व्यवहार में ये संभव है या नहीं। इसी प्रकार रूसो ने राज्य की जनसंख्या 10,000 बताई। अरस्तु ने भी कहा है कि राज्य की जनसंख्या निश्चित होनी चाहिए। और दूसरी तरफ हिटलर और मुसोलिनी, जो कि शक्ति के समर्थक थे, उन लोगों का कहना है कि राज्य की जनसंख्या ज्यादा होनी चाहिए, तभी राज्य संभव है। लेकिन राज्य की जनसंख्या न तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए न कम। राज्य के क्षेत्र के अनुपात में उसकी जनसंख्या होनी चाहिए। राज्य, आप जानती हैं कि राज्य छोटा भी हो सकता है, राज्य बड़ा भी हो सकता है। एक तरफ भारत, अमेरिका, फ्रांस, भारत, अमेरिका, चीन और फ्रांस नहीं, सोवियत रूस जैसे करोड़ों की संख्या वाले राज्य हैं, तो दूसरी तरफ मोनाको जैसे कुछ हजार जनसंख्या वाले राज्य भी। तो राज्य छोटा भी हो सकता है, राज्य बड़ा भी हो सकता है। राज्य का सीमा निर्धारण नहीं किया जा सकता है। राज्य की गार्नर ने इस संबंध में कहा है कि जनता पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए जिससे उसका संगठन चल सके। वहाँ के खनिज, वहाँ के साधन और भू क्षेत्र के अनुपात में ही जनता होनी चाहिए। इस अनुपात में सामंजस्य नहीं होने पर राज्य सही नहीं रह सकता है। अतः राज्य छोटा भी हो सकता है, राज्य बड़ा भी हो सकता है। राज्य की जनसंख्या उतनी होनी चाहिए जितना कि वहाँ के भू क्षेत्र से उसका निर्वाह हो सके। नेक्स्ट है निश्चित भूभाग। जैसे राज्य का वैयक्तिक अधिकार आधार जनसंख्या है, वैसे भौतिक आधार भूभाग है। मनुष्य को एकत्रित होकर सिर्फ संगठन होने से राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है। उसके सुसंगठित जीवन को सही ढंग से चलने के लिए एक निश्चित भूभाग की आवश्यकता होती है, और यह राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है। अब सवाल उठता है कि भूभाग का क्षेत्र बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो प्राचीन विचारक कहते हैं कि राज्य का भू क्षेत्र छोटा होना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में छोटे भूप्रदेश में राज्य का विकास नहीं हो सकता है। राज्य की जनसंख्या के अनुपात में उसका भूप्रदेश होना चाहिए। भूप्रदेश में वहाँ की नदियाँ, झील, खनिज पदार्थ सभी आते हैं। यहाँ तक कि 12 मील तट दूर तक का समुद्र और वायुमंडल भी आता है। तो निश्चित प्रदेश राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है। निश्चित भूभाग होने पर ही राज्य का निर्माण हो सकता है। तीसरा है सरकार। सरकार अगर जनसंख्या हो और निश्चित भूभाग भी हो और सरकार न हो तो राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है। सरकार राज्य का तीसरा आवश्यक तत्व है। अगर सरकार के बगैर राज्य की अराजक स्थिति हो जाएगी। मनुष्य के सुसंगठित जीवन के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए जैसे जनसंख्या और भूभाग आवश्यक तत्व है राज्य के निर्माण में, उसी तरह सरकार भी एक आवश्यक तत्व है। प्राचीन समय में सरकार का मतलब सरल माना जाता था, क्योंकि एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा सरकार का कार्य होता था। लेकिन आज यह जटिल हो गया है। सरकार
अपने 3 अंगों न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका द्वारा राज्यों का संपादन, कार्यों का संपादन करती है। अतः राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में सरकार अपने कार्यों का संपादन करती है। चौथा है संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का बहुत ही आवश्यक तत्व है। इसे राज्य का प्राण कहते हैं। अगर निश्चित भूभाग, सरकार और जनसंख्या तीनों हो और संप्रभुता का अधिकार नहीं मिला हो तो उसे राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आजादी से पूर्व भारत के पास अपना भूभाग था, सरकार था, लेकिन संप्रभुता नहीं थी क्योंकि वह ब्रिटिश शासन के अधीन था। आजादी के बाद संप्रभुता का अधिकार मिला, उसे राज्य का दर्जा दिया गया। इसलिए राज्य के लिए संप्रभुता सबसे आवश्यक तत्व है। संप्रभुता राज्य का प्राण कहा जाता है। चौथा है आज्ञाकारिता। आज के लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आज्ञाकारिता होना भी आवश्यक है। आज्ञाकारिता को इसीलिए राज्य के तत्व में रखा गया है। आज्ञाकारिता का मतलब होता है अपनी इच्छा से आज्ञा का पालन करना, मजबूरन नहीं। तो जिस राज्य में आज्ञाकारिता होगी वह एक निश्चित लोक कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यक अन्य तत्वों में मान्यता। जिस राज्य को मान्यता नहीं मिलती है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं कहला सकता है। अतः मान्यता भी राज्य का एक तत्व है। इन तत्वों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि राज्य की सर्वमान्य परिभाषा गार्नर की है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग राज्य क्या है और राज्य के कौन कौन से तत्व हैं इसको समझ गई होंगी।